Hello everyone. I hope all of you are safe and sound and having a wonderful time. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो a warm welcome all of you and thank you so much everyone for watching my content. मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी के टाइम को। तो मेरा जो ये आज का वीडियो है ये एक सेंसिटिव टॉपिक पर होने वाला है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपने अतुल सुभाष के बारे में सुना ही होगा, न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी कुछ दिखा रहे हैं। अतुल सुभाष जो 34 इयर्स के थे, जो एक डेटा साइंटिस्ट थे, एक एआई इंजीनियर थे, और उन्होंने रिसेंटली सुसाइड किया है। उनकी वाइफ, उनके इन लॉज और हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है उससे परेशान होके, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होके उन्होंने सुसाइड किया है। तो क्योंकि इंडिया में तो मैं नहीं रहती हूँ तो इंडियन न्यूज़ चैनल्स तो मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन इन्होंने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड किया था और उसमें काफ़ी कुछ इन्होंने शेयर किया है कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें इनके साथ हो रही थी। तो वो वीडियो अभी पब्लिक है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो वीडियो मैंने भी देखा है। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है तो बहुत पेशेंटली, बहुत टाइम लेते हुए मैंने सुनने और समझने की कोशिश की है कि किस तरह से एक इतना पढ़ा लिखा सेंसिबल इंसान कैसे एक ऐसे मोमेंट पर पहुंच गया कि इतना एक्सट्रीम स्टेप उसको लेना पड़ा और अपने आप को मार लेना ही उसको बेस्ट ऑप्शन लगा। तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस इंसिडेंट पर और एज अ सोसाइटी हम क्या कुछ कर सकते हैं और इस केस में क्या कुछ किया जा सकता था कि इस तरह की इंसिडेंट्स बार बार रिपीट ना हों। तो ये एक हाई प्रोफाइल केस था। जिस तरह से उन्होंने अपने पीछे एक वीडियो छोड़ा और वो मीडिया में आया तो हम सबको जानने को मिला, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज की डेट में ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि वो मीडिया में नहीं आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस आज की डेट में बहुत सारे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं भगवान से एक बार वापस प्रे करूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हालांकि एक इंसान जो इतनी कम एज में इतना मायूस होकर दुनिया से गया है कि उसके लास्ट वर्ड्स ये थे कि जस्टिस इज़ ड्यू, और अगर मुझे जस्टिस ना मिले, मेरे दोषियों को अगर सज़ा ना मिले तो मेरी अस्थियों को बहाया ना जाए, मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने ही किसी गटर में फेंक दिया जाए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने दुखी मन से उस इंसान ने ये बात बोली होगी। तो शांति तो कहाँ ही मिलने वाली है इस तरह से अगर कोई इंसान इस दुनिया से जाए। लेकिन फिर भी इंसान होने के नाते मैं भगवान से प्रे करूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके पेरेंट्स के लिए भी, जिस तरह से उनको इस एज में ये इतना बड़ा दुख मिला है, इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट, इससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग किसी भी पेरेंट्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि उनका अपना बच्चा इस तरह से इतनी कम एज में और इतना दुखी होकर इस दुनिया से जाए उनकी आंखों के सामने। तो किसी भी पेरेंट्स के लिए इससे ज़्यादा बड़े दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती। तो भगवान उनको भी हिम्मत दे कि वो इस इतने बड़े दुख को सहन कर पाए। तो ये जो इतनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है, इसको मैं इनकरेज तो नहीं करूँगी, इसको मैं सपोर्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनको मरना नहीं चाहिए था। कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है सूनर और लेटर। तो अपने आप को मार लेना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि अपने आप को मार लेने से तो कहानी ही ख़त्म हो जाती है ना। पर यह भी एक कड़वा सच है कि एक इंसान ओवरनाइट ऐसा कोई स्टेप नहीं लेता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इंसान बहुत दुखी, बहुत होपलेस हो जाता है और फिर शायद दिमाग काम करना बंद कर देता है, तभी कोई ऐसा स्टेप लेता है जैसा अतुल सुभाष ने लिया। पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि कितनी भी बड़ी परेशानी हो, ये नहीं करना चाहिए, इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए। कम्युनिकेट करो, अपने मन की बात किसी से बोलो, किसी को बताओ, किसी के साथ शेयर ज़रूर करो और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। और इस केस में कुछ और किया जा सकता था, ये मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं भी एक लड़की हूँ और एक लड़की होने के बावजूद भी मैं ये बात बोलूँगी, मैं भले ही आज इंडिया में नहीं रहती हूँ, लेकिन इंडिया में ही मैं पली बड़ी हुई हूँ और इंडिया में ही मेरी शादी हुई थी और अब मेरी शादी को लगभग 12 साल होने वाले हैं। तो अब इतने सालों बाद मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जब एक शादी होती है, जब दो लोग एक शादी में साथ आते हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। दो लोग बिल्कुल एक जैसे हों ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी होते हैं दोनों तरफ से, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। और कोई शादी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। और जब कोई शादी नहीं चल पाती है और बात इतना एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है कि बात कोर्ट तक जाती है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और तिल का ताड़ बनाया जाता है। और इसमें जो हमारे वकील होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आप ये सेक्शंस लगाओ, ये धाराएं आप लगाओ, तो आपका कोर्ट में आपका केस स्ट्रांग बनेगा। और फिर बात का बतंगड़ बनाया जाता है। और किस तरह से हमारे देश में जो ये 498A सेक्शन है, ये किस तरह से कितना स्ट्रिक्टली लड़कियों के फेवर में काम करता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो एक टाइम था जब लड़कियां शादी से पहले अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होती थी फाइनेंशियली, और शादी के बाद अपने हस्बैंड पर और अपने इन लॉज पर डिपेंडेंट होती थी। तो ये बात सच है, लड़कियों के साथ ये एक मेजर रीज़न होता था जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें लड़कियों के साथ होती थी और बहुत सारे केसेस में लड़कियों को मार भी दिया जाता था। तो वो एक अलग ही सिनारियो था। आज की डेट में जब हम जेंडर इक्वलिटी की बातें करते हैं, जब हम इक्वल राइट्स की बातें करते हैं, तो आज बहुत सारी चीज़ें बदली हैं लड़कियों के लिए। बहुत सारी बेटर चीज़ें हुई हैं। लड़कियां बाहर निकल के काम करती हैं, पढ़ती लिखती हैं, अपना करियर बनाती हैं, बाहर निकलकर खुद अपने पैसे कमाती हैं। करियर जैसी कोई चीज़ आज की डेट में लड़कियों के लिए भी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे केसेस जो कोर्ट तक पहुँचते हैं उनमें लड़कियाँ फ्रेम करती हैं। बहुत सारे केसेस सही भी होते हैं, बहुत सारे केसेस में लड़कियों को एक्चुअली परेशान किया जाता है, जिनमें लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं या पढ़ी लिखी भी होती हैं तो हिम्मत नहीं करती हैं अपने लिए स्टैंड लेने की। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है, आज की डेट में बहुत सारे केसेस जो कोर्ट तक पहुंचते हैं उनमें लड़कों को और लड़के के घर वालों को फ्रेम किया जाता है और अलग अलग तरह से परेशान किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने वीडियो में शेयर की हैं कि किस तरह से एक्सटॉर्शन हो रहा था, किस तरह से बार बार पैसे की डिमांड आ रही थी। इनके जो ससुराल वाले थे उनकी तरफ से कि हमारा बिजनेस सेटअप कराओ, हमें 50 लाख रुपए दो। और जब इन्होंने मना कर दिया तो फिर इन पर झूठे केस लगाए गए और इस तरह से इनकी वाइफ भी अपना घर छोड़कर चली गई। और उन्होंने पहले 1 करोड़ की डिमांड की, फिर उन्होंने 3 करोड़ की डिमांड की। और जो जज थी वो भी जो इन्वॉल्व थी जज इनके केस में, उन्होंने भी पैसे की डिमांड की कि केस तो झूठे ही होते हैं और हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे ही चलता है और आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो तो मैं सेटलमेंट करा दूंगी। तो कितना करप्ट हमारा लीगल सिस्टम है, ये बात समझ में आती है। और किस तरह से जब जज के सामने ही इनकी वाइफ ने बोला कि जैसे जज ने पैसे मांगे तो इन्होंने बोला कि मैडम मैं कहाँ से इतने पैसे दूंगा, और आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे लड़के इस तरह से सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं इस चीज़ से परेशान होके। तो इनकी वाइफ ने जज के सामने ही बोला कि तो फिर तुम क्यों नहीं मर जाते। मतलब शेम ऑन यू, सच में शेम ऑन यू। मैं क्या ही बोलूँ तुमको भाई। मतलब अगर तुमको मुंह मांगे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो तुम किसी को मरने के लिए भी बोल दोगे। और किस तरह की वो जज थी जिनके सामने इस तरह की बातें हुई और उन्होंने हंस के उसको टाल दिया। सीरियसली, इज दिस फनी? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा लीगल सिस्टम कितना करप्ट है ये भी सामने आया। और एक आज हम इक्वल राइट्स की बातें करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बातें करते हैं, और जब हमें इक्वल राइट्स मिल भी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, बहुत हद तक मिल रहे हैं। हमें पढ़ने की आज़ादी मिल रही है, हमें बाहर काम करने की आज़ादी मिल रही है, अपनी हिसाब से अपनी लाइफ जीने की आज़ादी हमें मिल रही है। और जैसे इनकी वाइफ वर्किंग थी, बहुत सारी लड़कियां वर्किंग होती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। तो वो एक्सेंचर कंपनी में काम करती थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत सालों तक उस कंपनी में काम किया है, इससे पहले वो उसी कंपनी में थे। तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ क्या पे स्केल होता है। तो वो अपने आप में कैपेबल थी, अपने बिल्स वो खुद पे कर सकती थी, इतनी कैपेबल वो थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कि 1 करोड़ चाहिए, फिर 3 करोड़ चाहिए, बच्चे के लिए मेंटेनेंस चाहिए। तो ठीक है, बच्चे का बनता है, बच्चा दोनों का है, दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे का मेंटेनेंस बनता है दोनों तरफ से, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। लेकिन एक लड़की जो अपने आप में
इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने बिल्स खुद पे कर सकती है, उसको मेंटेनेंस क्यों चाहिए भाई? अगर कोई प्रॉपर्टी है जो आपने म्यूचुअली जिसमें इन्वेस्ट किया है तो हाँ, वो आपका बनता है कि आप वो वापस लो। लेकिन अगर अगर आप अपने आप में कैपेबल हो तो आपको अपना मेंटेनेंस क्यों चाहिए? और वो भी 1 करोड़, वो भी करोड़ों में 1 करोड़, फिर 3 करोड़। मतलब ये तो भूख हो गई ना यार, इतना ग्रीड। तो एक तरफ हम इक्वल राइट्स की बातें करते हैं, तो इक्वल का मतलब तो इक्वल होता है ना। तो बिल्कुल भी ये मुझे कहीं से कहीं तक भी सही नहीं लगा। पर हाँ, जिस तरह से इनकी वाइफ ने इनको बोला कि भाई तुम क्यों नहीं मर जाते, पर इनको बिल्कुल भी ये बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए थी। ऐसे ये नीच इंसान के लिए मरना क्यों है? और इन्होंने अपने वीडियो में बोला है, अतुल ने, कि मैं जो ये सोर्स है, जिस तरह से मुझे एटीएम की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो मैं इसको ही ख़त्म कर देता हूँ कि मेरे ही पैसे से मुझे और मेरे घर वालों को परेशान किया जाए, इस तरह से हमारा हरासमेंट किया जाए, तो मैं इसको ही ख़त्म कर देता हूँ। तो नहीं, उनको सोर्स ख़त्म करना चाहिए था, पैसे का सोर्स ख़त्म करना चाहिए था। अपना जॉब छोड़ के वहाँ, इनको बेंगलोर से जौनपुर बुलाया जाता था ना हियरिंग के लिए, बार बार कोर्ट में बुलाया जाता था, तो इनको बेंगलोर से अपना जॉब छोड़ना था थोड़े टाइम के लिए। कोई भी केस पूरी लाइफ नहीं चलता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, इतना ही ना। तो वहाँ जाते, अपना जॉब छोड़ के वहाँ बैठते, इस तरह से पैसे का सोर्स ख़त्म करना था। इनको अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर ठीक है, उनके दिमाग ने काम ही नहीं किया और शायद उन्होंने अपनी मन की बात किसी से शेयर भी नहीं की और इतना एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया, लेकिन वो ये कर सकते थे। तो अगर कोई है इस सिचुएशन में, तो अपना जो सोर्स है ना पैसे का, उसको ख़त्म करो कि ठीक है भाई, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना, मैं नहीं कर सकता, अब मैं काम ही करने की हालत में नहीं हूँ, अपना जॉब छोड़ो और वहाँ पे बैठो। तो वो ये कर सकते थे, अपना जॉब छोड़ते और वहीं पे एक रेंट पर घर लेते अपना और वहाँ पे रहते। टेक्निकल पर्सन थे, कुछ ना कुछ कर लेते, कुछ ना कुछ हो जाता। अपने खर्चे के लिए वो कुछ कर सकते थे। लेकिन एक इंसान जिस बैकग्राउंड से निकल कर आया और जितना स्ट्रगल करके उसने वो इतना कामयाब बना, उसके बाद उसको ये दिन देखने पड़ रहे थे कि कितना स्ट्रगल उसके पेरेंट्स ने और उसने किया होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे। ये उनके फादर ने बताया है। मैंने कल रात भी एक वीडियो उनका देखा, जो कोई जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने उनका वीडियो देखा, इंटरव्यू मैंने सुना उनका। तो कहाँ से निकल के वो इंसान कहाँ पहुँचा, और फिर उसने शादी की और एक इंसान आया और चुटकी में उसकी लाइफ को हेल बना दिया। तो ये शायद वो टॉलरेट नहीं कर पाए और इस तरह से उन्होंने ये डिसीज़न लिया। तो जिस तरह से वो पैसे की डिमांड कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि वो अपने आप में कैपेबल थी। हाँ, बच्चे के लिए मेंटेनेंस होना चाहिए, लेकिन क्योंकि माँ भी कैपेबल है, माँ भी वर्किंग है, और बच्चा दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बच्चा दोनों की वजह से दुनिया में आता है। बच्चा कहीं से उड़ के नहीं आता कि सिर्फ बाप करेगा। बच्चा दोनों की वजह से आता है। बच्चे का मेंटेनेंस भी दोनों को देना चाहिए। हाँ, अगर माँ कम कमाती है, बाप ज़्यादा कमाता है, तो बाप ज़्यादा दे, माँ थोड़ा कम दे सकती है, लेकिन बच्चा भी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस ऐसा कौन सा कानून है कि उनको बच्चे अपने ही बच्चे से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था? उस बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, लेकिन उसी बच्चे से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो सच में एक फादर को कौन सा देश का ऐसा कानून है जो उसके बच्चे से मिलने से भी रोकता है? तो मेरी ये समझ से परे है। इस तरह का अगर कोई कानून है तो उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। दोनों पेरेंट्स को इक्वल राइट्स हैं कि अपने बच्चे से वो मिलें, इक्वल राइट होना चाहिए। और जिस तरह से इनके घर वालों की तरफ से डिमांड आ रही थी कि हमारा बिज़नेस सेट कराओ, हमें इतने पैसे दो, अब इतने पैसे दो, तो मुझे समझ में नहीं आता है यार, किस तरह से इतने लालची हो जाते हैं घर वाले, लड़की के घर वाले। एक टाइम था जब शादी के बाद लड़की के घर का पानी पीना भी लोग पाप समझते थे, ऐसा बोलते थे। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि ऐसा आपको मानना चाहिए। लड़की लड़का बराबर हैं आजकल। तो एक वो टाइम था और एक ऐसा टाइम आ गया है आज कि अगर आपने अपनी बेटी की शादी की है और उनके पास बहुत पैसे हैं, आपका दामाद बहुत पैसे कमाता है, तो आप अपना स्वार्थ उसमें देखने लग जाओ, अपना बिजनेस सेट आप कराने लग जाओ। और यहाँ पे मैं लड़की के लिए भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप में फाइनेंशियली कैपेबल हो और आप अपने मायके वालों की किसी भी तरह से हेल्प करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की या अपने सिबलिंग्स की, तो आप बिल्कुल करो। अगर आप आपने जो अपनी फैमिली क्रिएट की है ना, अपना जो अपने फैमिली बनाई है, जैसे आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, और उनकी जिम्मेदारी निभाते हुए अगर आप अपने मायके में भी अगर आप हेल्प कर सकते हो, अगर उनको ज़रूरत है,
तो वेल एंड गुड, आप करो, लेकिन किसी भी तरह से आप अपने हस्बैंड पर और अपने इन लॉज पर उसके लिए प्रेशर नहीं बना सकते हो, वो बिल्कुल गलत है। आप करो, आप कर सकते हो, लेकिन उन पर प्रेशर नहीं बना सकते आप। और अगर वो बात आपकी वो डिमांड पूरी ना की जाए तो फिर आप उन पर झूठे केस लगाओ, ये सरासर गलत है। एक इंसान जो इतनी मेहनत से, जिसने इतनी पढ़ाई की, जो इतना कामयाब बना, इतनी कामयाबी तक वो बहुत मेहनत से पहुंचा। कोई डेटा साइंटिस्ट ओवरनाइट नहीं बन जाता है, ये कोई आसान बात नहीं है। जिस बैकग्राउंड से वो इंसान था, बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहुत सारे सपने, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा स्ट्रगल उसने किया होगा, उसने और उसके पेरेंट्स ने, तब वो वहाँ तक पहुँचा होगा। और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैंने जिया है, इस चीज़ को मैंने देखा है और इस चीज़ को मैंने जिया है, तो मैं ये बात बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था इस तरह से, इतने पैसे की डिमांड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़की अपने आप में कैपेबल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। ये टोटल ग्रीड वाला केस है, ये बिल्कुल कोरा लालच है ये। और बच्चे से फादर को नहीं मिलने दिया जाना, ये कौन सा कानून है यार? अगर ऐसा कोई कानून है भी तो उसको बदलना चाहिए। और मायके वालों की हेल्प करने के लिए आप इस तरह से झूठे केस लगाओ, ये बिल्कुल गलत है। और अगर जिस तरह से इनको ये बोला गया कि बार बार इनको बोला गया कि तुम क्यों नहीं मर जाते, तो और इनके फैमिली वालों को भी जिस तरह से ये सारा मैटर पता ही होगा ऑब्वियसली, तो इनके फैमिली वालों को, जो अतुल के पेरेंट्स थे, अपने बच्चे के साथ रहना चाहिए था, उसको मोरल सपोर्ट करना चाहिए था, और अतुल को भी अपनी बात शेयर करनी चाहिए थी। और जिस तरह से अब इनका वीडियो आया है ना, इनके सुसाइड के बाद ये वीडियो आया है, इनको बिल्कुल भी मरने की ज़रूरत नहीं थी। ये इस वीडियो को तब भी पब्लिक कर सकते थे, अपने जीते जी भी पब्लिक कर सकते थे और मीडिया में लाते। यार, मीडिया की पावर बहुत बड़ी होती है। ठीक है, आज वो नहीं है तो बहुत सारे लोगों में ये सनसनी का सब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो जिंदा होते तब बिल्कुल भी कोई नहीं सुनता। चीज़ें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए थी, अपने जैसी कोशिश करनी चाहिए थी, और बिल्कुल सोर्स ख़त्म करना चाहिए था। अपना जॉब छोड़ के वहाँ बैठते, 2 साल 4 साल केस चलता, उसके बाद ख़त्म हो जाता। ऐसे ग्रेडी लोगों को के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हम कर सकते हैं। और एज अ सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए, जिस तरह से ये लड़कियां झूठे, बहुत सारे केसेस में जिस तरह से फ्रेम करती हैं लड़कियां, तो ये जो दहेज जैसी चीज़ है ना, इसको बिल्कुल सिरे से ख़त्म करना चाहिए। शादी के टाइम पे ना दहेज दिया जाए ना लिया जाए। जितना दहेज लेना गलत हो, उतना ही दहेज देना भी गलत माना जाना चाहिए। इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। शादी को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन दहेज जैसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करो, ताकि ये चीज़ एग्जिस्ट ही ना करे, तो फिर कोई लड़की या उसके घर वाले झूठा केस भी ना लगा सकें। तो ये सारी चीज़ें, और जिस तरह से महिला आयोग होता है ना, हम लड़कियों के राइट्स के लिए जिस तरह से महिला आयोग होता है, वैसे ही पुरुष आयोग भी होना चाहिए। जैसे बहुत सारे एनजीओज महिलाओं के लिए काम करते हैं, वैसे ही पुरुषों के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि इक्वल राइट्स की बात हम कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी की बातें हम कर रहे हैं, तो इक्वल का मतलब तो इक्वल ही होता है ना। और हमारे देश में हम ये नारा लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब इस इंसिडेंट के बाद मुझे ऐसे लग रहा है अब एक और नारा होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इन बेटियों को थोड़े लक्षण भी सिखाओ, इन बेटियों को थोड़ा सेंसिबल भी बनाओ। इतना पढ़ लिख कर हम इतना इनसेंसिटिव हो गए हैं क्या? पढ़ लिख कर हम इतना इनसेंसिबल हो गए हैं क्या कि हम किसी को चुटकियों में ऐसे बोल देते हैं कि तुम भी क्यों नहीं मर जाते? अरे, पढ़ाया लिखाया जाता है। लड़कियों के पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ाने की बात शायद इसीलिए उठी होगी ना, कि पढ़ लिख कर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगी, थोड़ा सेंसिबल बनेंगी, थोड़ा सर उठा के जीने की उनमें हिम्मत आएगी। अरे, अगर आप लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, ठीक है, शादी हुई, नहीं काम कर रही है, बहुत सारी बेटर चीज़ें हैं, लेकिन अपनी थोड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट रखो। अगर आप अपने बिल्स पे कर सकते हो, देन वाई यू नीड मनी, वाई यू नीड टोन्स ऑफ मनी फ्रॉम योर हस्बैंड? अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ना, उसको यहाँ रखो, उसको यहाँ रखो। बच्चा है, अगर बच्चा इन्वॉल्व है, जैसे इनके केस में 4 साल का बेटा है, उसके लिए मेंटेनेंस चाहिए, उसका बनता है दोनों तरफ से, फादर की तरफ से भी, मदर की तरफ से भी, वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अपने लिए इस तरह से कटोरा लेकर भीख मत मांगो यार।
अगर अपने बिल्स आप खुद पे करने के लिए कैपेबल हो तो काम करो, सर उठा के जियो। और जिस तरह से ये लड़कियां मायके में जाके बैठ जाती हैं ना जब शादी नहीं चलती है, जिस तरह से बहुत सारी लड़कियां मायके में जाके बैठ जाती हैं, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। शादी नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, आप अपने आप में कैपेबल हो, अगर आपके पास अच्छा खासा जॉब है, और अगर नहीं भी है तो हर इंसान में अलग अलग तरह के स्किल्स होते हैं। काम करो, सर उठा के जियो। मायके जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो मायके आप जाते हो ना और फिर बहुत सारा मैनिपुलेशन चलता है। जब कभी कभी हम मायके जाते हैं ना शादी के बाद, बहुत मान सम्मान हमें मिलता है, लेकिन जब आप मायके जाके लेट जाते हो ना और जब ये कोर्ट कचहरी खत्म हो जाती है, उसके बाद असली रंग सामने आते हैं लोगों के। और इस चीज़ को मैंने बहुत क्लोजली देखा है। इस चीज़ को मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। कोई माँ बाप हमेशा नहीं रहते हैं और कोई सिबलिंग्स हमेशा, कोई भाई बहन हमेशा आपका साथ नहीं देते हैं। अपनी लाइफ खुद चलानी पड़ती है। तो अगर आप कैपेबल हो तो सर उठा के जियो, अपने बिल्स खुद पे करो, और अपनी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ना उसको यहाँ रखो। इक्वल राइट्स की बातें करते हो तो इक्वल ड्यूटीज़ भी आपको समझनी चाहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं यही कुछ शेयर करना चाह रही थी। आई होप मेरा आज का वीडियो बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना। और आपकी इस बारे में क्या राय है ये भी कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करना ताकि बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आए। चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।